नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं नागपुरी व्याकरण और इसी सिलसिले में आज हम लोग देखने वाले हैं समास। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य और भी कई सारे टॉपिक्स जो कि आपको नागपुरी के सिलेबस में व्याकरण में जो पढ़ने हैं, हमने सारे के सारे लगभग कर ही लिए हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बाद इनसे रिलेटेड MCQ भी लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप किसी भी वीडियो से ना चूकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है समास। ठीक है, हम लोग चलिए इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास होता है और हमें इसकी जानकारी क्यों लेनी चाहिए। देखिए, शब्द निर्माण कर प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय कर साथ साथ समास द्वारा भी हो सकेला। बोलता है कि दोस्तों, जो शब्द का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकता है। देखिए, दुई चाहे दुई से बगरा शब्द मनक मेल से जब एक नवा शब्द बने तो ओके क्या कहे ना, शब्द रचना कहे ना। ठीक है, बनाल जाएला तो वो शब्द रचना विधि के समास रचना कहल जाएला। ठीक है, देखिए बोलता है दोस्तों कि चाहे दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसी शब्द रचना को ही हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों कि जैसे कि रसवाघर हो गया, यहाँ पर देखिए घुड़सवार हो गया, है ना, खाएक हो गया। तो ये सब आपका समास का एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए ये कैसे समास है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें जो यहाँ पर दिया है उसी को अगर देखें तो देखिए, बनाए के लिए घर। तो जो बनाने के लिए घर, क्या बनाए के लिए घर, खाएक बनाए के लिए घर। ठीक है, तो जो खाना बनाने वाला घर होता है दोस्तों उसको हम लोग किचन बोलते हैं, हम लोग अपना घर में, है ना। लेकिन उसी को नागपुरी में रसवा घर बोला जाता है एक शब्द में। ठीक है, तो देखिए इसी को ही समास कहते हैं। दो या दो शब्दों के मेल, अधिक शब्दों के मेल से बने एक शब्द जो होते हैं उसी को समास यहाँ पर कहा जाता है। देख रही है आप, देखिए घोड़ा पर सवार आदमी को क्या कहेंगे आप, घोड़ा पर सवार आदमी आप ना कह करके सिर्फ एक शब्द में इसको घुड़सवार कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका भी आगे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग को मिलेगा दोस्तों। तो ये तो आपको एक बताने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको बताए। देखिए आगे, समास खर शाब्दिक अर्थ होएला संक्षेप। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, जो रसवा घर होता था वो आपको खाना बनाने वाला जो घर होता था उतना लंबा ना बोल करके हम लोग संक्षेप में उसको रसवा घर बोल देते थे। तो इसी को यहाँ पर बोल रहा है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ठीक है, जखन भी दुई या दुई से बगरा पद मनक बीच कर विभक्ति चाहे योजक पदमन के हटाए के गोटेक नवा शब्द बनाल जाएला तो ऊ संक्षिप्त शब्द चाहे पद के समास कहल जाएला। तो ऐसा बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ तो आपको ऊपर ही समझा दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आप आगे देखते हैं। सहज शब्द में कहल जाए तो दुई और दुई से बेसी पद मन से मिल के बने वाला नवा और सार्थक शब्द के है समास कहल जाला। तो देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पर उसी बात को बोला गया है कि दो या दो से अधिक पद से मिल कर के बनने वाला नया और सार्थक पद को ही जो है हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मान लीजिए बन तो रहा है कोई चीज़, लेकिन अगर वो एक सार्थक शब्द या फिर उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है तो वो समास नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो कोई विशेष मतलब बताता है तो उसे हम लोग समास की श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, समास कर नियम मन से मिलल शब्द समूह के समस्त पद कहल जाएला। क्या कहा जाता है दोस्तों, समस्त पद कहल जाएला। जैसे राजमहल, मतलब राजा के महल को राजमहल कहा जा रहा है। उसी तरीके से राजमहल हिया समस्त पद है के। तो देखिए दोस्तों, जो राजमहल है यहाँ पर समस्त पद है। ठीक है,
तो समस्त पद मन के अलग अलग करे कर विधि के समास विग्रह कहल जाला। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि अलग अलग इसको कर देंगे आप, है ना। तो राजा का महल अगर हम लोग करेंगे राजमहल से, तो उसको समास का विग्रह करना होता है। कहना मतलब समास का विग्रह करना कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संधि और समास दो आपको दे देगा और उसमें आपको कन्फ्यूज़न वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। बताइए कि समास का विच्छेद होता है या विग्रह होता है? तो आपको वहाँ पर बताना है कि समास का विग्रह होता है दोस्तों, लेकिन संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, समास लगिन कम से कम 2 पद जरूर होवे के चाहिए। तो समास के लिए कम से कम दोस्तों 2 पद जरूर होना चाहिए। पहला पद के पूर्व पद और दूसर पद के उत्तर पद कहल जाला। जो पहला पद है उसे पूर्व पद और जो दूसरा पद है उसे उत्तर पद कहा जाता है। जैसे हर दिन, इकर में हर जो है वो पूर्व पद है के, लेकिन जो दिन है के वो उत्तर पद है के। ठीक है, तो देखा दोस्तों, हर और दिन में पूर्व और उत्तर पद जो है आपका हर और दिन क्रमशः है। ठीक है, देखिए समास कर विशेषता मन। तो समास का क्या विशेषता होता है यहाँ पर दिया गया है। देखिए, समास में 2 पद कर जोड़ होएला। क्या बोल रहा है कि समास में दोस्तों 2 पद का जो है जोड़ होता है और 2 पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप होए जाएला। तो दोनों पद के बीच के जो माझे है, इसको बीच बोलते हैं, तो इसके बीच कर जो है विभक्ति कर लोप हो जाएला बोल रहा है। देखिए, 2 पद मिल के 1 पद बन जाए ना, तो 2 पद मिल करके 1 पद बन जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा। और 2 पद में कखनो पहला पद, कखनो दूसरा पद, तो कखनो 2 पद मुध अर्थात प्रधान हो जाए ना। तो इन दोनों पद में दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, या फिर कभी कभी तो दोनों ही पद जो है वो प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, समास कर हम लोग देखिए आप भेद देखते हैं। ठीक है, समास कर भेद। तो समास कर भेद दोस्तों नागपुरी भाषा कर विद्वान मन इधर भेद के लेके एक मत नख हैं। तो इसमें कई सारी मतलब मतभेद है, इसको लेकर के एक मत नहीं है। तो देखिए, पीटर शांति नौरंगी जो है भाषा में 5 ठो समास कर चलन माइन है। जो पीटर शांति नौरंगी हैं, जो एक काफ़ी प्रमुख लेखक हैं, तो इनके अनुसार जो है समास के 5 भेद हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें उनके अनुसार, तो पहला आपका देखिए यहाँ पर बताया गया है अवयी भाव समास। ठीक है, अवयी भाव समास। तो पहले पहिल, मने मन, छंद छंदा। ठीक है, तो ये आपका अवयी भाव समास का एग्जाम्पल है। दोस्तों अगर हम लोग तत्पुरुष समास की बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि तत्पुरुष समास में यहाँ पर दिया गया है, देखिए कर्म तत्पुरुष जो है मुड़काटा, घोड़ खौका, है ना, घोड़ खौका। अगर करण से तत्पुरुष है ना, बगरा बागधारा भीख मांगा। फिर संप्रदान तत्पुरुष, फिर देखिए अपदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, फिर अधिकरण तत्पुरुष है। और इनका एग्जाम्पल देखिए संप्रदान तत्पुरुष का हथकड़ी, घोड़सवार, है ना। फिर उसके बाद अपदान तत्पुरुष में कामचोर, हरमजादा। यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अब बुरा मत मानिएगा, ये गाली नहीं, यहाँ पर मेरा वो मकसद नहीं है। यहाँ पर जो लिखा गया है मैं उसको बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, संबंध तत्पुरुष की अगर बात करें तो बैलगाड़ी हो गया, घोड़ दौड़ हो गया। फिर उसी तरह अधिकरण तत्पुरुष की अगर बात करें तो घर दमाद हो गया, घर घुसरा हो गया, है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर नंबर 3 में दिया गया है कि कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो कर्मधारय समास का है पौरसाल मतलब पिछले साल, ऊंच नीच, बड़ छोट। देखिए द्वंद्व समास सुख दुख, जीवन मरण, छुआ पुता, लेन देन। और इस तरीके से बहुब्रीहि समास जो कि घर बारी हो गया, कान काटा हो गया। ठीक है,
तो ये सब दोस्तों फादर पीटर शांति नौरंगे के द्वारा बताया गया 5 समास के भेद हैं। आपको इसे देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी नागपुरी में 8 ठो समास मन के बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, दोस्तों आपको इन सारे लेखकों के नाम को याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इनके नाम एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए। तो देखिए इनके अनुसार, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के अनुसार जो समास के भेद हैं वो 8 हैं। इन्होंने 8 रूप इनके बताए हैं। देखिए पहला तो है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, फिर यहाँ पर मध्य पद लोपी हो गया, फिर अवयवी भाव, फिर नए समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो देखिए इनका एग्जाम्पल, तत्पुरुष समास का बनमानुख, डहर चलवा, मुँह जोर, फिर यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास का महाजन, ललमटिया, नीलगाय, ठीक है। द्विगु समास दोपहरिया, पंचमहल। दोस्तों अभी हम लोग इसको आगे थोड़ा विस्तार से करेंगे। अभी यहाँ पर बस आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझाया गया है कि ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग एक एक करके इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। तो ये सब को सब हम लोग देखने वाले हैं आगे दोस्तों। बस ये आपको एक झलक है कि आगे हम लोग ये सब चीज़ देखने वाले हैं, और किनके अनुसार किन्होंने जो है, किन किन लेखकों ने जो है कितने भेदों में बांटा है, बस उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरीके से द्वंद्व समास की अगर बात करें तो गाय बछरू, भाई बहन। उस तरीके से मध्य पद विलोपी जो है ये आपका घर दमाद हो गया, और क्या है, दूध पुआ, है ना, आपने खाया होगा दोस्तों दूध पुआ। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अवयवी भाव समास की अगर बात करें तो हर घड़ी, कौन खान, इसमें समय का बोध हो रहा है। नए समास की अगर बात करें तो बेलूरा, अनसुन। बहुव्रीहि समास की अगर बात करें तो ये आपका कन, पातर हो गया, फिर ननह मुही, है ना, ननह मुही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों जो पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के द्वारा बताया गया है। देखिए यहाँ पर नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर संपादक मन 7 ठो समास कर जानकारी दे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो नागपुरी व्याकरण किताब का जो संपादक मन है, इन्होंने 7 ठो समास की जानकारी आपको दिए हैं। देखिए वो कौन कौन है। पहला है दोस्तों तत्पुरुष समास, जिसमें बनमानुस, लतखोर ये सब है। दूसरा कर्मधारय समास, जिसमें लल, मटिया, घोड़मुहा ये सब बताया गया है, ठीक है। तीसरा है द्विगु समास, जिसमें नवरत्न और 4 घोड़वा, मतलब जिसका 4 पैर होता है उसको 4 घोड़वा बोल रहा है। देखिए दोस्तों द्वंद्व समास, इसमें है माए बाप, दूध भात। अवयवी भाव समास में कौन खन, उलैल। नए समास में अनहोनी, और यहाँ पर आपका दिया गया है अन संहार। उसी तरीके से लास्ट जो है आपका बहुव्रीहि समास में कमल नयन, नीलकंठ, ये सबको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका देखते हैं कि आगे क्या दिया है। देखिए ऊपर देवल समास भेद कर जानकारी पावल बाद कहल जा सकेला कि समास जो है सामान्य रूप से नागपुरी में 6 ठो है। क्या बोल रहा है दोस्तों, समास जो है अगर इसको सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वो 6 समास है। पहला अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। आपको इन्हीं के बारे में अध्ययन करने हैं दोस्तों, बाकी जो है उससे आपको भी नहीं देखना है, ठीक है। तो इन्हीं 6 के बारे में हम लोग को देखना है। आप ध्यान से एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों जो पहला है अवयवी भाव समास है। देखिए ये क्या होता है, किसको अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए जिस समास में पहला पद प्रधान होए और समस्त पद अव्यय हो वो अवयवी भाव समास है। कहने का मतलब जिसका पहला पद दोस्तों आपका प्रधान होता है और समस्त पद जो है अव्यय है, ठीक है, उसे ही अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आजन्म,
आज जन्म कहने का क्या मतलब है दोस्तों? इसमें देखिए पहला पद आपका प्रधान कैसे हो रहा है। आज जन्म कहने का मतलब है आपका जन्म भर, है ना, जन्म भर जो है उसी को आजन्म कहते हैं। तो पहला पद आपका जन्म, फिर उसके बाद भर, तो पहला पद प्रधान है कि नहीं। उसी तरीके से भर पेट, तो पेट भर के आजीवन जीवन भर, निडर डर के बिना, हर अठवारी सप्ताह सप्ताह, है ना, सप्ताह सप्ताह मतलब हर 8 दिन में, हर अठवारी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखा दोस्तों, जिसमें पहला पद समान होता है, प्रधान होता है, और समस्त पद जो है अव्यय हो, उसी को ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास किसे कहेंगे। तत्पुरुष समास की अगर बात करें दोस्तों, जिसमें जिस समास में दूसरा पद मुद अर्थात प्रधान होता है और सामासिक रूप देख में कारक परसर्ग कर लोप हो जाए, वो तत्पुरुष समास के कारक मनक आधार पर एकर छौठ हो उपभेद आहल करल जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है समास में, यही तत्पुरुष समास में, और इसकी 6 अलग अलग भेद भी बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कर्म तत्पुरुष इसमें पहला है। इकर में कर्म कारक कर परसर्ग कर लोप हो जाला, तो जो कर्म कारक है इसके परसर्ग का लोप हो जाता है। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है ये है आपका चित्त चोर। ठीक है, चित्त चोर मतलब चित्त के चोराए को वाला, जो चित्त को चुरा ले उसी को चित्त चोर कहते हैं। ठीक है, ये है आपका कर्म तत्पुरुष का उदाहरण मनोहर, मन को हरने वाला को मनोहर कहेंगे। उसी तरीके से बसधर, बांस के धारण करने वाला को बसधर कहा जाता है। उसी तरीके से सुखप्रद, सुख के प्रदान करे वाला के हम लोग सुखप्रद कहेंगे, जो कि कर्म तत्पुरुष का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इसमें देखिए करण तत्पुरुष, जो कि तत्पुरुष समास का अगला पार्ट है, जिसका कि हम लोग को 6 भेद उपभेद बताया गया है, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं अभी। तो देखिए इसमें करण तत्पुरुष, इकर में करण कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाला। तो दोस्तों इसमें जो करण कारक होता है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, आपने पढ़ा होगा, तो उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे कि धन रहित मतलब धन से रहित। ठीक है, जो धन से रहित हो उसको धन रहित कहेंगे। भयाकुल, भय से आकुल। उसी तरीके से ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से देवल। स्वरचित, स्वयं से रचित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में इकर में संप्रदान कर कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाला। तो इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, तो आपने दोस्तों हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबोधन संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी इत्यादि, ये सब जो होता है ना, तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर ही है दोस्तों, लेकिन बस शब्दों में थोड़ा मोड़ा हेर फेर है, जो कि आपको आगे मैं अभी बताऊँगा। तो ये आसान है, सिमिलर बिल्कुल एकदम उसी के जैसा, हिंदी के जैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा आगे में। चलिए दोस्तों, तब तक अभी हम लोग इसको देख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। देखिए देशभक्ति की अगर बात करें तो देश लगिन भक्ति को देशभक्ति कहेंगे, जो कि संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। सत्याग्रह, सत्य लगिन आग्रह। ठीक है, चलिए ई नंबर देखते हैं। अपदान तत्पुरुष, इकर में अपदान कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाला। तो अपदान कारक के विभक्ति का लोप जो है इसमें हो जाता है। जैसे कि धनहीन, धन से हीन। भयमुख, भय से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। घर भागल, घर से भागल। उसी तरीके से गच गिरल जो है गच से गिरल। ठीक है, आइए ये नंबर देखते हैं आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो दोस्तों संबंध तत्पुरुष में अब हम लोग देखेंगे इकर में संबंध कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाला। जैसे कि जीवन साथी, जीवन कर संगी। आज्ञा अनुसार, आज्ञा कर अनुसार। भारत रत्न, भारत कर रत्न। राजधानी, राज कर
रानी, राजा कर रानी, ठीक है, राजा रानी है दोस्तों, राज रानी। उसी तरीके से बनमानुष, बन कर आदमी चाहे मानुष, उसी को बनमानुष कहेंगे। देखिए यहाँ पर है आगे राजभक्ति, राजा की भक्ति करने वाला। घर दमाद, घर कर दमाद। हथकड़ी, हाथ कर कड़ी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर संबंध तत्पुरुष के संबंध में। चलिए हम लोग अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। देखिए दोस्तों, जेकर में अधिकरण कारक कर विभक्ति कर लोप हो जाएला ओके है अधिकरण तत्पुरुष कहल जाला। जैसे कि दानवीर, दान देविक में वीर जे है ओके दानवीर कहल जाला। कुल श्रेष्ठ, जो कुल में श्रेष्ठ है उसे कुल श्रेष्ठ कहा जाता है। आत्मविश्वास, आपन ऊपरे विश्वास, आत्मविश्वास, ये अधिकरण तत्पुरुष के कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। घर घुसरा, घर में घुस रहे वाला के घर घुसरा कहल जाला। कानफूस की, मतलब कान में फुसफुसाए वाला के कानफूसकी कहल जाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो आप अभी ये मत सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये सब। आपको अभी आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, और आपको दोस्तों लास्ट में जब मैं इसका अगले पार्ट में जब इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा, MCQs कराऊंगा, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि इसमें कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कितनी आसानी से वो सब आप करके ले जाएंगे, आप खुद देखेंगे। देखिए चलिए अभी हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं कि दोस्तों आप इससे अगर एक बार अवेयर रहेंगे तो आपको दोस्तों आपको खुद भी याद नहीं होगा, लेकिन आप इसको कर सकेंगे, मेरा विश्वास कीजिए। देखिए क्योंकि मैंने खुद ही किया है दोस्तों, और एक बार जब आप पढ़िएगा तो ये आपको उस समय नहीं पता चलता है कि कौन सा तत्पुरुष है, क्या समास है ना। तो लेकिन उसके बाद जब आप क्वेश्चन आपके सामने अगर रख दिया जाएगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ ये तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर क्या है। जैसे कि देखिए अभी अगर हम लोग कर्मधारय समास की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें लेकिन याद रखनी होगी दोस्ती। जैसे कि जिस समास में पहला पद विशेष और दूसरा पद जो है विशेष्य कर विशेष होएला, चाहे पहला पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय कर संबंध होएला, ओके कर्मधारय समास कहना। दोस्तों आपको इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए महाजन, महान आहे उ जे सब जन में, उसको महाजन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेषण कर विशेष्य होएला, चाहे पहला पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय कर संबंध होएला, ओके कर्मधारय समास कहना। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रही है। तो महाजन आपका महान आहे जे सब जन में, उसी को महाजन कहेंगे। नीलकमल, नील आहे जे कमल, उसी को नीलकमल कहेंगे। इसमें पहला पद जो है दोस्तों देखिए विशेषण और दूसरा पद जो है विशेषण कर विशेष्य होता है। देखिए जैसे कि नीलकमल में हम लोग देखा दोस्तों पहला पद नीला, नीला आहे जे कमल, तो नीला है जो कमल उसी को तो नीलकमल बोला जा रहा है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ठीक है। उसी तरीके से चंद्रमुख, चांद के समान मुख, तो चांद के समान क्या है, मुख है, ठीक है। उसी तरीके से लाल मटिया, लाल है जो माटी उसको लाल मटिया। घोड़मुहा, मतलब घोड़ा जैसन मुंह वाला, उसी को हम लोग बोलेंगे घोड़मुहा, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों जिस समास में पहला पद संख्या कर बोध करवाएला, ओके द्विगु समास कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नवग्रह, नवग्रह मनक समूह। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आप इसको कैसे याद नहीं रखेंगे, सोचिए द्विगु समास है जिसमें हम लोगों को संख्या का बोध हो रहा है ना। पहला पद आपको संख्या का बोध कराता है तो द्विगु समास है। जैसे कि नवग्रह, देखिए नौ एक संख्या है कि नहीं, तीन कोनिया, दुई गुना, तीन त्रिकाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 9 ग्रह आ रहा है तो 9 है, 3 कोनिया में 3 है, यहाँ पर दुई गुना में 2 है, त्रिकाल में 3 है, पंच मंजिला में 5 है, तीन महला में 3 है। तो जो भी आपको
किसी संख्या का बोध कराता है दोस्तों आपको समझ जाना है कि ये द्विगु समास ही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? देखिए, जेकर में दुइयो पद संज्ञा होएला और उनकर बीच कर संयोजक और कर लोप होएला उ द्वंद्व समास कहाएला। और एक बार देखिए दोस्तों, जेकर में दुइयो पद संज्ञा होएला और उनकर बीच कर संयोजक जो है और कर लोप हो जाएला वो द्वंद्व समास कहल जाएला। तो मतलब ऐसे शब्द दोस्तों जिनके बीच का जो संयोजक है और होता है तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। अगर आप उसका विभक्ति करेंगे तो देखिए आपको, जैसे कि हर फार, तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, हर और फार। तो आपको जहाँ पर ये और लगाने की ज़रूरत पड़ गया, जिस किसी भी समास का अगर आप विभक्ति करते हैं और उसमें आपको और लगाना पड़ता है तो आपको समझना है कि ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। जैसे कि दाल भात, दाइल और भात, गाय बछरू, गाय और बछरू, कॉपी किताब, कॉपी और किताब, आयो आबा, आयो और आबा, भाई बहन, भाई और बहन, माय छुआ, माय और छुआ, घर दूरा, घर और दूरा, नाच गान तो नाच और गान, दही बूंदिया तो दही और बूंदिया, रात दिन, रात और दिन, सूरज चाँद, सूरज और चाँद। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें सब में और आ रहा है, तो इसी से आपको पकड़ना है कि ये आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। आइए लास्ट बहुब्रीहि समास को हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जिस समास में कोनो पद प्रधान नहीं हो के दुइयो पद मिल के कोनो और पद बटे संकेत करे ना हुआ बहुब्रीहि समास होएला। मतलब दोस्तों जिसमें कोनो पद जो है प्रधान नहीं होता है लेकिन दुइयो पद मिल के कोनो और पद बटे जो है संकेत करता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। दूसर शब्द में कहल जाए तो जेकर में प्रस्तुत पद मुद नी होय के उकर से बनल दूसर पद प्रधान होएला तो वो बहुब्रीहि समास होएला। मतलब दोस्तों बोल रहा है कि जेकर में प्रस्तुत पद जो है वो उसका मुद नहीं होता है, लेकिन वो मुख्य या फिर प्रधान नहीं होता है, लेकिन उनसे जो बना हुआ दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है, तो उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि कनपातर, कनपातर का मतलब समझ रहे दोस्तों? कनपातर देखिए, पतला कान वाला को ही कनपातर बोला जाता है, माने कि मूर्ख। ठीक है, क्या है इसका मतलब? कनपातर आप बोल रहे हैं, इसका विभक्ति पतला कान वाला जो कम सुने ऐसा तो बोला जा सकता है दोस्तों। तो इसको बोला क्या जाता है? देखिए इसका अर्थ निकल रहा है मूर्ख, लेकिन इसको बोला जा रहा है कनपातर। तो देख रहे हैं आप, देखा आपने कि यहाँ पर दोस्तों पतला कान वाला है, इसमें ये तो प्रधान नहीं है, लेकिन इनसे जो ये बन रहा है ये आपका प्रधान। ठीक है, उसी तरीके से नानमुही, नान मुँह वाला माने कि सुई। देखा दोस्तों, यहाँ पर आप बोलिएगा नानमुही, तो नानमुही से आपका मतलब कुछ और है लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब है सुई, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं नानमुही, नानमुही मतलब हो रहा है सुई। उसी तरीके से कनपातर देखिए दोस्तों, इसका मतलब है मूर्ख, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कनपातर मतलब पतला कान वाला। जिसका इससे लगभग अगर जो आदमी नहीं जानता दोस्तों वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे इसको हम लोग बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ हो रहा है ना। तो ये आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए नीलकंठ, जेकर कंठ नीला है तो आपका शिव जी का है। तो दोस्तों देखा आपने, नीलकंठ बोल रहे हैं, लेकिन जिसका कंठ नीला है तो हम लोग जानते हैं वो तो शिव है। उसी तरीके से लंबोदर, ये तो गणेश भगवान को बोला जाता है लंबोदर, है ना। तो निशाचर, रात में चले फिरे वाला जो कि राक्षस होता है। चतुर्भुज, चार, जेकर चार भुजा है तो विष्णु जी का है। दशानन, तो ये तो रावण को बोलते हैं जिसका 10 सर है। त्रिलोचन, जेकर 3 आँख आहे वो भी शिव है। गिरधारी, गिरिधर, तो गिरी
के धारण करे वाला, तो ये आपका श्री कृष्ण है। ठीक है, उसी तरीके से आपका देखिए चतुरानन, तो चार मुख वाला जो कि ब्रह्मा है। गजानन, गज कर समान मुंह वाला, तो ये आपका तो श्री गणेश है। तो आपने देखा दोस्तों, इसमें एकदम बिल्कुल साफ हमें पता चल गया कि ऐसे पद जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जेकर में प्रस्तुत पद जो है मुद्ध नहीं होता है, लेकिन उनसे बना हुआ दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसी को बहुव्रीहि समास कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर मूर्ख दूसरा पद प्रधान हो रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो में ये समास समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। हमें भी कुछ मेहनत इसमें करनी पड़ती है दोस्तों, और ये सभी आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।